नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे प्रकाश की ही कुछ घटनाओं के बारे में। आज भी हमारा टॉपिक जो है वहीं पर चलेगा, प्रकाश की कुछ और घटनाओं के बारे में देखते हैं, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो क्या इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं? अभी तक हम नेत्र के बारे में पढ़ लिया है और साथ में ही हमने जो प्रिज्म है उससे होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है, यानी प्रिज्म क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, इस बारे में। तो आज भी हम उसका नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। वायुमंडल में भी अपवर्तन होता है। अब वायुमंडल में अपवर्तन हमें क्या कह रहा था? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो वायुमंडल में कैसे अपवर्तन होता है, कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है? तो देखिएगा, हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ भाग में वायुमंडल है, हमें ये पता है। हम बात करें तो पृथ्वी के कुछ भाग के ऊपर ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम देखें, ठीक है, हम मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके कुछ भाग में हमारा ऊपर ऊपर क्या है? वायुमंडल है, जिसमें हमारी सारी गैसें जो है, इतना हमारा वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ पर वायुमंडल, इससे बाहर सूर्य तो भी बहुत दूर है, ठीक है, सूर्य तो यहाँ पर है। तो ये बीच में क्या है? इसको हम बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। जहां पर कुछ भी नहीं हो, हवा, रेत, मिट्टी के कण कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल खाली, वो क्या है? निर्वात है। वो क्या है? निर्वात है। अब एक तो बिल्कुल प्रकाश निर्वात के अंदर आ रहा है, जैसे ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है तो यहां पर ये माध्यम दूसरा आ जाता है। एक निर्वात हो गया और दूसरा वायुमंडल हो गया, ठीक है। इसकी तुलना में ये सघन माध्यम है, ये विरल और ये सघन। अब वायुमंडल में भी अलग अलग परतें होती है, तो अलग अलग परतों में भी क्या होता है? थोड़ा बहुत अपवर्तन होता रहता है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसके ऊपर कौन कौन सी हमारी घटनाएं हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो घटना है हमारी, वो संबंधित है हमारे तारों के टिमटिमाने से। आपने देखा होगा, रात को आप तारे देखते हो तो वो बहुत टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगर आप गांव में, खेत में रहते हैं तो बहुत क्लियरली आपको तारे दिखाई देते हैं रात के अंदर, लेकिन सिटी के अंदर जब रहते हैं तो वहां बाकी लाइटों की वजह से हमें आकाश के अंदर थोड़े कम तारे दिखाई देते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि गांव में गए होंगे तब आपने देखा होगा रात को बहुत घने तारे दिखाई देते हैं, उसमें से कुछ तारे बहुत टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। देखिए, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, तब भी आप बातों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से, एकदम अच्छे से ध्यान लगाकर इसको सुनना है, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओ और एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो ना केवल आप उसको टूटे मुटे फूटे तरीके से लिख पाओ, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख पाओ। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिएगा, होता क्या है, तारों का टिमटिमाने का कारण भी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। यहां पर क्या होता है, जो वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब प्रकाश जो है, तारों का प्रकाश, जब तारों से प्रकाश, जहां पे कुछ तारे खुद अपना प्रकाश रखते हैं, जबकि कुछ सूर्य की वजह से, प्रकाश की वजह से, आपको पता है, चमकते हुए नजर आते हैं। तो तारों का प्रकाश जब वायुमंडल से होते हुए हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करता है, तो यहां पर आपको क्या पता है, वायुमंडल के अंदर क्या होता है? प्रवेश करता है तो इसके अंदर क्या होता है? परस्पर प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता रहता है, लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिससे तारों की आभासी स्थिति, आभासी की मतलब एक हमें झूठी स्थिति दिखाई देती है। कौन सी? एक नकली स्थिति हमें दिखाई देती है। जैसे मान लो हम बात करें यहां पे, हम यहां पे बात करें, जैसे मान लो कोई तारा है, ठीक है, यहां पर ये जैसे इसका प्रकाश यहां से हमारे पास पहुंचता है तो थोड़ा सा अपवर्तन होता 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 इस तरह से। अब यहां से क्या है, ये अपवर्तन ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है अपवर्तन, ठीक है। और ये अपवर्तन क्या है, इस तरह से होता है कि हमें ये बार बार अपवर्तन की स्थिति चेंज होती है, इसलिए हमें एक तारे की वास्तविक स्थिति ने दिखाई देकर बार बार हमें उसकी दूसरी स्थिति, यानी एक झूठी स्थिति, ये तो वास्तविक है, यानी रियल में ये तारा वहां पर है, लेकिन ये हमें आभासी स्थिति दिखाई देती है, इसकी झूठी स्थिति दिखाई देती है, वो इस कारण से हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ठीक है। अब क्या है, वो आभासी स्थिति क्या होती है? एक फिक्स नहीं होती है, आभासी स्थिति स्थायी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, ये बार बार क्या रहती है? बदलती रहती है। अब ये बदलेगी स्थिति, एक बार ऊपर नीचे हल्की हल्की ऊपर नीचे होगी। अब यहां से करोड़ों किलोमीटर जो दूर है वहां पर स्थिति थोड़ी बहुत, यहां पर हमें क्या है, आभासी स्थिति थोड़ी बहुत हिलती हुई नजर आती है। हिलती हुई का मतलब है एक बार स्थिति थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, थोड़ा सा नीचे, इस तरह से। इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो देखिएगा, इसका कारण क्या है, हम क्या लिखेंगे
कि तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता रहता है, लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसमें तारों की हमें आभासी स्थिति दिखाई देती है, एक झूठी स्थिति दिखाई देती है। उसकी स्थिति में भिन्न भिन्न हमें क्या होता है, प्रतीत होती है, भिन्न भिन्न आभासी स्थितियां प्रतीत होती है। यह आभासी स्थिति क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, एक जगह नहीं होती है, ये बार बार बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं क्या है, स्थायी नहीं है। भौतिक अवस्थाएं, अब देखो यहां पर हम पृथ्वी के पास की बात करें तो थोड़ा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा, सॉरी, जैसे जैसे हम बात करें पृथ्वी की तरफ थोड़ा वायुमंडल ठंडा, उससे थोड़ा ऊपर गर्म, थोड़ा ऊपर गर्म, थोड़ा ऊपर गर्म, क्योंकि जो भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये भी स्थिति क्या है, फिक्स नहीं है। अतः तारे आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, बदलती रहती है, जिस कारण हमें क्या है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जिस कारण हमें क्या है, तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात करें, हमें जो ग्रह हैं, आपको पता है हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें एक पृथ्वी है। ठीक है, आपने सुना होगा बुध हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, अरुण वरुण हो गया, ये सारे ग्रह 8 ग्रह हैं, ये हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे। अब रात को गौर से देखोगे तो जो ज्यादा बड़े तारे दिखाई देंगे वो क्या है, वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। इसका क्या कारण है? अब यहां पर हम बात करें तो वायुमंडल के अंदर तारों की अपेक्षा में ये जो ग्रह होते हैं बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, पृथ्वी के क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। अब नजदीक होने की वजह से क्या होता है, वायुमंडल में इतना ज्यादा इसका अपवर्तन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें क्या है, उनकी आभासी स्थिति दिखाई दे। तो हमें ग्रहों की आभासी स्थिति इतनी क्लियर दिखाई नहीं देती है। अब वो इतना पास होने के कारण हमें क्या है, उसकी आभासी स्थिति नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो फिक्स ही दिखाई देते हैं। तो देखो, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत अधिक पास में है। ठीक है, इस कारण इन्हें प्रकाश का वृहद यानी बड़ा स्रोत माना जा सकता है। बड़ा कैसे? क्योंकि वो पास में है, तो पास में जितनी चीज होगी वो बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो बड़ा स्रोत माना जा सकता है। यदि ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश के स्रोत माने, वहां पर हम मानते हैं बहुत सारे बिंदु बिंदु हैं, तो एक बिंदु की प्रकाश की क्या होती है, मान ले तो बिंदुओं की औसत परिवर्तन क्या होगा, लगभग 0 होगा। तो एक प्लस में जाएगा, एक माइनस में, एक प्लस में, माइनस में, तो लगभग आभासी स्थिति क्या हो जाती है, दिखती ही नहीं है। तो इस कारण हमें ग्रह क्या है, टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। इसके बाद में बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्योदय। आप सुबह और शाम को जब सूर्य देखते हैं तो सूर्य हमारे क्षितिज से ऊपर आने से पहले, यानी जहां पर ढला हुआ है सूर्य, वहां आने से पहले ही, सूर्य उगने से पहले ही कुछ समय हमें दिखाई देने लगता है। और शाम को क्या होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, वो भी हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। देखिएगा क्या होता है, तो सिंपल सी बात करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य की वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। सूर्य की स्थिति है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है उससे 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाएगा, सूर्य अस्त शाम को हो जाएगा उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। इस घटना के कारण हमें सूर्य क्या होता है, कुछ चक्रित या चपटे, शाम को और सुबह देखें तो एकदम बिल्कुल सूर्य है वो गोल नजर नहीं आता है, थोड़ा चपटा नजर आता है। अब इसका कारण क्या है, तो देखिएगा, जैसे मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अब ये क्या है, सूर्य की स्थिति है, कौन सी, ये है उसकी, सूर्य यहां से क्षितिज से नीचे ढल चुका है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहां से हमें वायुमंडल में, जैसे ये हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल, जैसे ये प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, यहां से लगातार प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यहां से प्रकाश आते हुए जैसे ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है, इसकी अपवर्तन होता है, और इस तरह से थोड़ा सा अपवर्तन होने की वजह से यहां से, अब ये हमें स्थिति यहां न दिखाई देकर इस तरह से हमें ये लगता है कि सूर्य यहां पे है, उसकी आभासी स्थिति यहां पर भी हमें क्या है, इसकी आभासी स्थिति ही दिखाई देती है। कौन सी स्थिति दिखाई देती है, आभासी। वास्तविक स्थिति दिखाई देकर कैसी देती है, आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है। यही स्थिति, यही सुबह सूर्योदय होता है उससे पहले ही हमें ये आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है, और शाम को भी जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में ही हमें आभासी स्थिति कुछ मिनटों तक या 2 मिनट तक लगभग हमें दिखाई देती है, इससे ज्यादा नहीं है। तो सूर्योदय होने से पहले हमें जो सूर्य बड़ा सा नजर आता है, चपटा सा, वो उसकी आभासी स्थिति होती है। जस्ट सूर्योदय हो रहा है उससे 1-2 मिनट में ही आपको दिखेगा, और शाम को जैसे सूर्य अस्त हुआ उसके 1-2 मिनट तक आपको ये स्थिति दिखाई देती है। तो ये भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। इसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकीर्णन क्या होता है इसको समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैला देना, लाइट को क्या कर देना, फैला देना। तो ये क्या कारण है, ठीक है, लाइट को फैला देना या उसको क्या कर देना, फैला, स्कैटरिंग जिसको हम कहते हैं वो कर देना। तो ये क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म जो कण होते हैं, मतलब आपको पता है वायुमंडल के अंदर वायु के कण होते हैं और भी बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, उनके द्वारा सभी दिशा में प्रकाश को फैलाने को परकीड़न कहते हैं। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है मान लो, ठीक है, यहां पर कोई कण है, इससे टकराएगा तो ये बहुत सारी दिशा में अलग अलग फैल जाएगा, ठीक है, सूर्य का टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, परकीड़न कहलाता है। अब देखो परकीड़न पर कुछ आधारित हमारी घटनाएं हैं, देखिएगा कौन कौन सी कुछ घटनाएं। सबसे पहले टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टिंडल प्रभाव क्या है। तो देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, हम बात करें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाऊं। यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक लाइट ली है, यहाँ पे मैंने एक टॉर्च जलाई है, ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्च जलाई है मैंने, ये टॉर्च है, इससे यहाँ पर लाइट जली और यहाँ पर छोटा सा छेद है। तो क्या आप ये बताओ, ये छोटा सा छेद इतना ही यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा क्या? इस छोटे से छेद की वजह से हमें इतना ही प्रकाश दिखाई देगा या फिर प्रकाश फैल जाएगा? नहीं, आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, प्रकाश ऐसे दिखाई देगा। तो ये प्रकाश इस छोटे से छेद से यहां पर फैल के इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, यही क्या है, टिंडल प्रभाव के कारण है। ये किसका कारण है, टिंडल प्रभाव। देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, ये किसके कारण हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे वायु के और इसके बहुत सारे कण होते हैं, वो कण प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो देखिए होता क्या है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम, अब ये कोलाइडी माध्यम क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण, यानी एक माध्यम के अंदर बहुत छोटे, जैसे पानी है, अब पानी के अंदर आपने क्या है, बहुत छोटे छोटे कण मिला दिए, जैसे चौक को पीस कर मिला दिया, या फिर हम बात करें पानी के अंदर दूध मिला दिया, तो दूध के भी छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण उसको विलेन को कोलाइडी विलेन बोलते हैं, जिसको हम सीधा आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर छोटे छोटे कण तो हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली उसके कण दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होता है, तब हम एहसास कर पाते हैं। ये है, अब जब प्रकाश कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का परकीड़न होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने जंगल में या कहीं घरों में खिड़कियों में देखा होगा, प्रकाश इस तरह से, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, प्रकाश इस तरह से हमें आते हुए किरणें दिखाई देती है, ये टिंडल प्रभाव है। यही क्या है, टिंडल प्रभाव। अब होता क्या है, देखिएगा, परकीर्णित प्रकाश का वर्ण यानी कलर परकीड़न के कणों के साइज पर निर्भर करता है। अब ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, इसके अंदर कण कितने हैं, कणों का साइज क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म कण नीले प्रकाश को परकीर्णित करते हैं, जितने छोटे ज्यादा कण हैं, बहुत छोटे। हमारा जो कलर है आपको पता है VIBGYOR, ठीक है। तो ये लगभग इस कलर को यहाँ पर इंडिगो कह दो या फिर हम कहते हैं आसमानी कलर जो है उसको लगभग परकीर्णित करते हैं। तो जितने छोटे कण होते हैं ना, वो नीचे की तरफ इस प्रकाश को परकीर्णित, जितने प्रकाश को ज्यादा फैलाते हैं जितने छोटे कण हैं, और जितने बड़े कण होते हैं वो कम प्रकाश को फैलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हम बात करते हैं यहाँ पर, अब रेड कलर है, रेड कलर बहुत कम फैलता है, मतलब आप देखेंगे प्रकाश का, जब हमने प्रिज्म से पढ़ा था तो ये थोड़ा सा सबसे ऊपर कलर रहता है, मतलब ज्यादा इसका क्या अपवर्तन नहीं होता है। इसीलिए खतरों के चिन्ह किससे बना जाता है, रेड कलर, बहुत दूर से ही दिखाई देने लगता है। उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकाश करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रकाश को, एकदम जो व्हाइट कलर है उसी को ही दिखा देंगे। जितने ज्यादा बड़े होंगे, अगर बहुत ज्यादा इससे भी बड़ा है तो फिर वो पूरे को कलर को सारों को मिलाकर कैसा दिखाई देगा, हमें सफेद यानी व्हाइट कलर की दिखाई दे देगा। तो देखिएगा क्या होता है, जब कणों का साइज जितना छोटा होता है वो नीले कलर को प्रकीर्णित करेगा, और बड़ा होगा तो फिर वो उसके साइज के हिसाब से उस कलर का प्रकीर्णन करेगा, और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर हमें प्रकाश कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। जैसे हमने यहाँ पर एक टॉर्च को ऑन किया, यहाँ पर हमने क्या है, बहुत छोटे छोटे कण डाल रखे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने दूध थोड़ा सा मिक्स कर दिया पानी के अंदर तो हमें यहाँ प्रकाश बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रकाश देखो फैलता हुआ नजर आता है। या फिर इस तरह की घटनाएं हैं, ये टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। परकीड़न की एक और घटना देखते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। अगर बिल्कुल आसमान साफ होता है तो हमें नीला दिखाई देता है। अब हम यही बात कर रहे थे कि जितने छोटे कण होते हैं, अब वायुमंडल के अंदर भी आपको पता है वायु के कण हो गए, और भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो प्रकाश का क्या करते हैं, परकीड़न करते हैं। और आपको पता है जितना छोटा कण होता है, अब वायुमंडल के अंदर वायु के कण तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं,
तो बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण वो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो वायुमंडल में वायु के कण तथा अन्य सूक्ष्म कण का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो लाल रंग की बजाय क्या होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग के अंदर। तो अधिक तरंगदैर्घ्य है तो बड़े कणों को क्या होता है, जो बड़े कण होते हैं वो अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि छोटे कण होते हैं वो कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, जिससे हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला पीला, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे कण होते हैं और कम तरंगदैर्घ्य को प्रकीर्णित करते हैं। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट आपको याद रखने। अगर हमारा वायुमंडल होता ही नहीं, तो अगर ये वायुमंडल होता ही नहीं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता, बिल्कुल काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता, क्योंकि फिर कोई कलर हमें दिखता नहीं, कोई कण ही नहीं होता। ज्यादा बड़े होते कण तो व्हाइट दिखाई देता बिल्कुल, लेकिन हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। हालांकि हमारा क्या है, बहुत छोटे कणों के कारण इसका नीला दिखाई देता। अब बहुत अधिक ऊंचाई पर जो यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको आकाश काला ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो हमें ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले व्यक्तियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का, वहां नीला कलर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद में खतरे के संकेत को लाल कलर का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब सबसे कम फैलता है, जो जितना ज्यादा फैलेगा वो दूर से उतना ही कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कम से कम, ये सबसे कम फैलता है, इसलिए इसको दूर से आसानी से देख पाते हैं। लाल कलर जो होता है वो फैलता बहुत कम है, जिसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर से ही हमें दिखाई देता है। बाकी कलर हमें दूर से दिखाई इतने क्लियर नहीं दिखाई देते, इसलिए हमें खतरे का चिन्ह रेड कलर का ही बनाया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह का कुछ खतरे का चिन्ह बना होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ डेंजर लिख के और ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, वो रेड कलर का ही बनाया जाता है। इसके ऊपर एक और घटना है हमारी, वो क्या है, वो है सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय उसका रंग। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, आपको पता है सूर्य दोपहर में तो हमें बिल्कुल कैसा व्हाइट कलर का लगभग दिखाई देता है या पीले कलर का, लेकिन जब हम इसको सुबह या शाम की बात करें तो ये हमें हल्का रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। देखिएगा कैसे, जब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन की ही एक घटना है। किसकी, प्रकीर्णन की घटना है। क्या होता है देखिएगा, जब हम सूर्य सुबह की बात करें तो यहां मान लो सूर्य है, हम सुबह की बात करें तो ये सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो क्या होता है, यहां से, अब देखो यहां से यहां पर यह वायुमंडल है, यहां पर हमारा क्या है, वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब यहां पे प्रकाश जो जाएगा ना, इसका प्रकाश तो यहां से जाने के बाद यहां से ये इतनी, देखोगे यहां से लेके और इसने इतनी दूरी लगभग क्या है, वायुमंडल के अंदर तय की है। और वायुमंडल के अंदर आपको पता है कण होते हैं, तो जितना ज्यादा वायुमंडल के अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, बड़े तरंगदैर्घ्य की तरफ उसका प्रकीर्णन कर देगा। तो हमें नीले की वजह वो व्हाइट की वजह हमें कैसे दिखाई देता है, तो सूर्य लाल प्रतीत होने का कारण क्या है, क्षितिज के समीप सूर्य आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। अब आपको पता है यहां पर वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती है, उसके अंदर से गुजरना पड़ता है उसको। ठीक है, जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है वायुमंडल के अंदर, आपने नाम सुना होगा समताप मंडल, ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सारी जो अलग अलग परतें होती है इसके अंदर से गुजरता है। तो उसका क्या होता है, बार बार उसका प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से हमें वो क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है, मोटी परतों की वजह से। अब क्या होता है, जब सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर है, यहां पर सूर्य है, ठीक है, तो क्या होता है, देखो अब इसने क्या किया, सिर्फ इतनी सी दूरी वायुमंडल के अंदर तय की। इसके अंदर तो इससे 3 मतलब यहां से ये दूरी और ये दूरी तो देखिएगा, तो इस वजह से हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है, तो आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत से कम दूरी पर चलता है। इस कारण दोपहर के समय में सूर्य क्या होता है, सफेद दिखाई देता है। दोपहर के समय तो हम बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है, जबकि सुबह और शाम को हमें रक्ताभ दिखाई देता है, यही कारण है। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखना है, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखाई देना प्रकीर्णन की ही एक घटना है। प्रकीर्णन के कारण ही हमें ये ऐसा दिखाई देता है। सूर्य का लाल प्रतीत होने का कारण क्षितिज के समीप, जब क्षितिज के समीप होता है मतलब हमारी पृथ्वी के क्षितिज है ना, यहाँ पे नीचे ढल जाता है या उससे थोड़ा सा पास में होता है, तो आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है, वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरता है। जब सूर्य ठीक ऊपर होता है तब हम ये बहुत कम दूरी वायुमंडल के अंदर तय करता है, जिस वजह से उस समय हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा कोई नहीं है, आप इसको अच्छे से आप एक बार दो बार रीडिंग कर लेते हैं, आप वीडियो को दोबारा से तसल्ली से देखिएगा और बिल्कुल आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ये था आपका विज्ञान का चैप्टर नंबर 11। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।